कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन एक बार फिर से आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी ड्रोम में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 5 और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नाम से मालूम चल गया होगा मोमेंटम के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में बात की है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मोमेंटम क्या था? मोमेंटम याद है फॉर्मूला, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। इस टॉपिक में हम लोग बात ये करने वाले हैं कि किसी भी सिस्टम में मोमेंटम क्या रहने वाला है? कंजर्व, यानी मोमेंटम ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो सिर्फ एक बॉडी से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होता है। यानी किसी एक सिस्टम में जो मोमेंटम था वो दूसरे सिस्टम को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम क्रिएट करके या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसीलिए वर्ड यूज किया गया है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब वैल्यू कंजर्व रहने वाली, खत्म ना होने वाली, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कंजर्वेशन वाला वर्ड हम लोग एनर्जी के लिए भी यूज करते हैं। एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं ना हम दोनों। एनर्जी क्या है? कंजर्व वैल्यू, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। सेम वैसा ही हमारा मोमेंटम भी कंजर्व है। मोमेंटम, किसी एक सिस्टम के पास जो मोमेंटम है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। अब इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे और इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें एक कंडीशन लेना है और वो कंडीशन क्या है? कोलिजन। कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को हिट करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो हिट करने के बाद क्या पहले वाले कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम था, क्या टकराने के बाद जो मोमेंटम है दोनों आपस में बराबर होंगे? यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास जो मोमेंटम है कोलिजन से पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम है वो दोनों क्या इक्वल है? अगर इस बात को हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम रहा, तो दैट मींस हमने क्या प्रूफ कर दिया? हमने प्रूफ कर दिया कि मोमेंटम कंजर्व वैल्यू है। होप आप लोगों ने टॉपिक को थोड़ा सा फील किया होगा। तो मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख दिया है। स्टेटमेंट क्या है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। और इस चीज को समझाने के लिए मैंने एक कंडीशन बना रखा है। सपोज ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट बी। पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास m1, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास m2। पहले वाला ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी, यानी इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और किसी इनिशियल वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। सेम उसी रास्ते पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट u2 वेलोसिटी से चल रहा है। अगर हमने ये कह दिया कि u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी पीछे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है किससे? आगे वाले ऑब्जेक्ट से, तो डेफिनेटली ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं हिट करेंगे। हिट करेंगे मतलब टक्कर मारेंगे। तो जब टक्कर मारेंगे तो ऑब्जेक्ट ए बी पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो हम लोग उसे लिखेंगे फोर्स ऑन बी। बी पर फोर्स लगाया किसने? ए ने। तो वी कैन राइट फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर ए बी को हिट करेगा तो डेफिनेटली बी भी ए को हिट करेगा, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये कब होगा? जब एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, यानी कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी, यानी पहले वाले ने अपनी वेलोसिटी बदल ली, इनफैक्ट दूसरे वाले ने भी वेलोसिटी अपनी बदल ली है। अब दोनों के पास वेलोसिटी, पहले वाले की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गई है v1 और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई है v2। अब देखो, सिस्टम को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, ये एग्जाम्पल नहीं समझ पा रहे हो कि सर क्या बता रहे हैं, तो एक चीज देखो, एक फील करते हैं, इमेजिन करते हैं। सपोज एक कार है जिसका कुछ मास होगा, डेफिनेटली मास है, और उसके पास कुछ वेलोसिटी। वो कार सीधे चली जा रही है, उसी के ठीक सामने एक और कार आगे जा रही थी। सडनली आगे वाली कार ने ब्रेक लगा दिया, अपनी स्पीड कम कर ली, पीछे वाले ने उसको जोर से हिट किया। क्या देखते हो आप? जब पीछे वाला ऑब्जेक्ट आगे वाले को हिट करता है तो दोनों की क्या बदल जाती है? दोनों की वेलोसिटी बदल जाती है। कभी आपने ऐसा फील किया है? एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज मान लो कि आप किसी रास्ते में चल रहे हो, आप मूव करते हुए आगे जा रहे हो, आपके पास मास भी है
आपका कुछ मास है और आप किसी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहे हो, इतने में आपका दोस्त पीछे से दौड़ता हुआ आता है और आपको जोर से धक्का देता है, तो आप क्या फील करते हो? एकाएक आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, आपका मास, आपके पास मास था और आपकी वेलोसिटी बदल गई, यानी इसका मतलब क्या हो गया? आपका मोमेंटम बदल गया। क्या आपके दोस्त का मोमेंटम बदला? डेफिनेटली जब उसने आपको पुश किया होगा तो उसकी भी वेलोसिटी कुछ कम हो गई होगी, क्योंकि आपकी बॉडी ने उस पर भी फोर्स लगाया होगा। होप अब आप लोगों को इस एग्जांपल से बात समझ में आ गई होगी कि सर ने क्या सिचुएशन लिया है। तो फिलहाल हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट लिए, जिसका नाम लिया है मैंने ए ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट, दोनों के पास मास m1 m2 और इनिशियली वो इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 से चल रहे थे। पीछे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, तभी कोलिजन हो सकता है। तो पिछले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है आगे वाले से। कुछ समय के बाद ये एक दूसरे को हिट करते हैं, यानी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स BA और फोर्स AB का मतलब समझ में आया बेटा? इसका मतलब क्या है? दूसरे ऑब्जेक्ट B पर लगने वाला फोर्स किसने लगाया होगा? AB। तो इसको लिखते हैं क्या? FBA। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो A पर भी फोर्स लगाया होगा, किसने लगाया होगा? B ने। उसे हम लोगों ने AB से रिप्रेजेंट कर दिया। टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी बदल गई होगी, तो हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी मान ली V1 एंड V2। अब आप जरा ध्यान से देखो, क्या ऑब्जेक्ट A वाले ऑब्जेक्ट के, अगर ऑब्जेक्ट A को ध्यान से देखो, क्या इसके मोमेंटम में कोई चेंज आया? यस, डेफिनेटली। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A। ऑब्जेक्ट A में कितना मोमेंटम में चेंज हुआ? तो ये इसकी फाइनल मोमेंटम थी। फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने? मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम हमने कह दिया, फाइनल मोमेंटम कितनी हो गई? m1 v1। इनिशियल मोमेंटम कितनी हो जाएगी? m1 u1। क्या लिखेंगे? m1 u1। चेंज कितना बदला होगा? तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? चेंज। क्या ये चेंज हमें समझ में आ गया कि हमने चेंज कैसे निकाला? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली क्या हम चेंज निकाल सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट का? चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B। कितना मोमेंटम चेंज हुआ? फाइनल मोमेंटम क्या हो गया बच्चों? फाइनल मोमेंटम हो गया इसका m2 v2 माइनस m2 u2। अब सोचो, अगर इनके मोमेंटम में चेंज हो रहा है, अगर मोमेंटम में चेंज होगा तो डेफिनेटली फोर्स भी बदलेगा। हम लोगों ने न्यूटन का सेकेंड लॉ में क्या पढ़ा था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज कब होगा, वो चेंज जो मोमेंटम में चेंज है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैन वी कैलकुलेट द फोर्स? थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, यानी FBA जो होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा? FAB के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इसको पढ़ते हैं, ये क्या है? फोर्स ऑन B ड्यू टू A। तो किसका मोमेंटम चेंज हुआ होगा? पहले A का। यहां अगर मुझे फोर्स फाइंड करना है, A वाले ने कितना फोर्स लगाया B पे? A वाले ने B पर कितना फोर्स लगाया? तो फोर्स हमारा किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। A के मोमेंटम में कितना चेंज आया था? वी कैन राइट m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन में टाइम t। हमने मान लिया कि मोमेंटम में जो चेंज हुआ है उस चेंज में कुछ बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लगा होगा, उसको हम लोगों ने t से क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया। अच्छा, माइनस का साइन। अब FAB का मतलब क्या है? फोर्स ऑन A। किस पे फोर्स लग रहा है? पहले वाले ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। लगा कौन रहा है? सेकंड वाले ऑब्जेक्ट ने। यानी B के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ होगा? तो B के मोमेंटम में चेंज का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? क्या हम लोगों ने B के मोमेंटम में चेंज निकाला है? यहां निकाला है, दैट इज m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन में टाइम t। देखो ध्यान से, यहां बच्चे फंसते हैं, ये समझ नहीं पाते कि BA और AB। BA का मतलब क्या पढ़ते हैं हम इसको? फोर्स ऑन B। किस पे? फोर्स ऑन B।
फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, बी पर निकाल रहे हैं, लेकिन लगा कौन रहा है, ए। तो किसके मोमेंटम में चेंज हुआ होगा, ए वाले के मोमेंटम में चेंज हुआ होगा। क्या हमने ए के मोमेंटम में चेंज निकाला है, m1 v1 माइनस m1 u1। सिमिलरली एफ ए बी का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन ए। पहले वाले ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा, लेकिन लगाया किसने, लगाया बी ने। तो किसके मोमेंटम में चेंज होगा, ऑफ कोर्स डेफिनेटली हमारे बी वाले के ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज होगा। तो हम लोगों ने लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है, टाइम से टाइम कैंसिल। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, क्या मिलेगा मुझे, m1 v1 माइनस m1 u1 दैट इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन ओपन लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा m2 u2 माइनस माइनस प्लस m2, ये v2 लिखा हुआ है और ये हमारा u2। अब क्या करते हैं, जितने v वाले टर्म है उनको एक तरफ लेकर आए और जितने u वाले टर्म है उसे दूसरी तरफ लेके जाए। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है, फाइनल रिजल्ट को मैं यहां लिख रहा हूं, फाइनल रिजल्ट m1 v1 प्लस m2 v2 दैट इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। होप आप लोग को दिख रहा होगा। अब ये जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन मुझे क्या याद दिला रहा है, देखिए ध्यान से, m1 v1 मास इनटू वेलोसिटी दैट मींस मोमेंटम। किसकी मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, पहले वाले ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम, प्लस m2 v2 मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम होती है हमारी। किसकी मोमेंटम, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की फाइनल मोमेंटम, यानी टकराने के बाद जो मोमेंटम का टोटल है, यानी कह सकते हैं हम इसको क्या, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, m1 u1 यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और m2 u2 इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो कह सकते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये लाइन मुझे क्या प्रूफ करके बता रहा है, ये लाइन मुझे बता रहा है कि अगर कोलिजन के बावजूद भी हमारा जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है और पहले का मोमेंटम दोनों आपस में क्या है, इक्वल, यानी हमारा मोमेंटम तो बदला ही नहीं, हमारा सिर्फ मोमेंटम का फॉर्म बदला। जितना मोमेंटम ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल था उतना ही मोमेंटम ऑब्जेक्ट के पास फाइनल है टकराने के बाद। मैंने आपको इमेजिन करवाया था, क्या इमेजिन करवाया था कि आप वॉक करते हुए जा रहे हो और आपका दोस्त आपको दौड़ता हुआ आके धक्का देता है। तो क्या हुआ, जब आपका दोस्त दौड़ कर आ रहा होगा तो उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास मास भी है और उसके पास वेलोसिटी। और जैसे ही वो आपको धक्का देता है, यानी उसने क्या ट्रांसफर किया, अपना मोमेंटम ट्रांसफर किया। तो आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो गई, लेकिन वो अपना मोमेंटम आपको ट्रांसफर कर चुका है, यानी आपका क्या बढ़ गया, आपका मास तो नहीं बढ़ने वाला लेकिन आपकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो वेलोसिटी बढ़ने से आपका ओवरऑल क्या बदल गया, मोमेंटम बदल गया। और पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो गई तो उसका मोमेंटम कम हो गया, यानी जितना उसका मोमेंटम कम हुआ उतना ही आपका मोमेंटम बढ़ा। तो ड्यूरिंग कोलिजन वाले केस में भी यही है, हिट करने से पहले ऑब्जेक्ट के पास जो मोमेंटम था, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट के साथ हिट किया अब उसका मोमेंटम डिक्रीज हो गया होगा, लेकिन वो मोमेंटम गया कहां, तो सामने वाले की स्पीड को बढ़ाने में चला गया। तो हम कह सकते हैं बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्लियर है बच्चों। और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। यहां से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला एकदम याद कर लो, m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। कह सकते हैं क्या, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व। इसे हम लोग डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। आपने देखा होगा, जब मतलब आपने नहीं देखा होगा लेकिन आपने कहीं ना कहीं इमेजेस में देखा होगा, फोटोज में देखा होगा, सुना होगा या कहीं ना कहीं सुना होगा कि जब हम गन को फायर करते हैं, आपने गन तो फायर नहीं किया होगा, जब कभी गन को फायर करते हैं तो गन बुलेट सामने जाती है, बुलेट क्या होती है, सीधे फायर होकर जाती है, और गन जो होता है पीछे की ओर मूव करता है। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द रिकॉइल वेलोसिटी।
क्या कहते हैं सर? उसे हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। यानी फायर करने से पहले जो हमारा गन और बुलेट का मोमेंटम था और फायर करने के बाद जो गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम, वो दोनों क्या होंगे? कंजर्व होता है। इसीलिए हम कहते हैं जब भी हम गन वगैरह को फायर करते हैं, चाहे वो छोटा गन हो या बड़ा गन हो, तो उसे हम टाइटली होल्ड करते हैं। अगर हम धीरे होल्ड करेंगे ना तो उसके रिकॉइल वेलोसिटी के कारण हमें इंजरी हो सकती है। ओके, तो होप आप लोगों ने एक मोमेंटम को समझा होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अब आपको समझ में आ गया होगा तब। ओके, तो आज यहां पर हमारा ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर खत्म होता है और हम लोगों ने क्या किया? पूरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को कंप्लीट स्टडी कर लिया। हमें एक बात मालूम चली कि पिछला चैप्टर जो मोशन और जो हम लोगों ने पढ़ा फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक थे। पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा था? मोशन। लेकिन इस चैप्टर से मुझे ये बात मालूम चल गई कि ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों था, क्योंकि उस पर हमने फोर्स लगाया। फिर हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स के टाइप्स पढ़े, फिर हम लोगों ने इनर्शिया पढ़ा, इनर्शिया के बाद हम लोगों ने मोमेंटम पढ़ा, न्यूटन्स के बड़े ही फेमस लॉज पढ़े और लास्ट हमारा टॉपिक रहा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आपने खूब एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।